हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से रिमाइंड में आपका स्वागत है। थोड़ा सिचुएशन ख़राब चल रहा है हम लोग को कंट्री में, देख रहे हैं आप लोग। एक तो सबको कोरोना परेशान किए हुए है, और एक दुखद घटना हो गया कि एक एक्टर हम लोग बीच नहीं रहे। अच्छे एक्टर थे, नौजवान थे। उसके बाद दूसरा घटना ये हुआ, देख रहे हैं कुछ सैनिक अपने शहीद हो गए। इसलिए थोड़ा सा लग रहा है इंडिया के लिए कठिन समय चल रहा है। लेकिन जानते हैं, फिर वही बात है कि अगर कठिन समय है तो फिर अच्छे दिन भी आएंगे। तो ये थोड़ा हम लोग के लिए दुखद घटना हुआ एक दो दिन में, तो इसके लिए थोड़ा सा परेशानी हुआ। तो अब हम लोग केमिकल काइनेटिक के लेक्चर नंबर 4 में पहुंच चुके हैं। 3 लेक्चर आपको अपलोड कर दिया गया है, आप लोग देख भी रहे हैं। लेकिन आप लोग से एक शिकायत है, देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग का कुछ एनर्जी मिलते रहे। थोड़ा आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो उससे एनर्जी मिलता है, तो पढ़ाने में और मज़ा आता है। तो इसका आप लोग ध्यान रखें कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कीजिए, आप कमेंट करके अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर कोई आपको, अभी तो चैप्टर चल ही रहा है। जैसे जैसे थ्योरी होता है हम क्या करते हैं कि एक दो क्वेश्चन भी उस पर बेसिस पर बता रहे हैं आपको। तो हम लोग थर्ड लेक्चर में क्या किए हैं, थर्ड लेक्चर में हम लोग किए थे कि रेट लॉ बताए थे आपको, रेट लॉ कैसे लिखते हैं। और उसके बाद उसमें एक टर्म डिफाइन किए थे जिसका नाम है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ से ही ऑर्डर निकाला जाता है किसी रिएक्शन का, आपको पता होना चाहिए। रेट लॉ अगर दिया हुआ है तो उसी से हम लोग ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर पूरे रिएक्शन को बता सकते हैं या किसी स्पेशल रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हम लोग फाइन करते हैं। तो ऑर्डर लास्ट हुआ था, ऑर्डर का डिफाइन भी कर दिए थे कि जो रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर होता है उसी का सम हम लोग का ऑर्डर कहलाता है, ओवरऑल ऑर्डर। तो अब हम लोग वहीं से एक क्वेश्चन ले रहे हैं और आपको एक बार फिर से यहीं से हम लोग रिकैप कर ले रहे हैं। तो रेट जैसे ऐसे लिखा हुआ था कि रेट बराबर ये लिखा हुआ है के इंटू ए का पावर 2 इंटू बी का पावर 3। ये रेट लॉ लिखा हुआ है। इसमें एक के क्या है आपको बता चुके हैं, ये रेट कांस्टेंट है, या इसको और भी बताए थे वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसका एक नाम दिए थे स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और इसको डिफाइन भी कर चुके हैं, इसका यूनिट भी बता चुके हैं। तो अब जैसे ये रेट अगर दिया हुआ है किसी रिएक्शन के लिए, रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, रेट दिया हुआ किसी पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ये रेट एक्सप्रेस किया गया है रेट लॉ से, रेट लॉ से रेट। तो अब यहाँ अगर हमसे पूछा जाए कि ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, तो ऑर्डर क्या है, तो ओवरऑल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो क्या बताया गया था कि कंसंट्रेशन टर्म में जो है ए का कंसंट्रेशन ए है, बी का कंसंट्रेशन, इसका पावर क्या है 2, इसका पावर क्या 3, तो दोनों का सम लिया जाता है, तो 2 + 3 = 5। तो जिस रिएक्शन का ये रेट लॉ लिखा है वह रिएक्शन किस ऑर्डर का हुआ, 5th ऑर्डर का। ऑर्डर का प्रॉपर्टी बता चुके हैं। ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ऑर्डर हम लोग ऐसे नहीं फाइंड कर सकते हैं। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है, और उसके बाद ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बताए थे नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई भी नंबर ऑर्डर पॉसिबल है। तो ये ऑर्डर के बारे में आपको बताया जा चुका है। देखिए उसके बाद एक पॉइंट ये बताए थे कि एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है और वह कह रहा है कि यह एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो क्या बताए थे कि एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में जो ऑर्डर होता है प्रत्येक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में उसके स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट के बराबर होता है। कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है, अगर वह रिएक्शन एलिमेंट्री है, ऐसा इंफॉर्मेशन दे दिया जाए आपको, तो वहां पर प्रत्येक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर होता है उसके स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट के बराबर होता है। ये भी आपको बता चुके हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट के बराबर ऑर्डर नहीं होगा, वह हम लोग एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करेंगे। अब देखिए, मान लिया जाए कोई रिएक्शन आपको दिया हुआ है, जैसे ए रेट लॉ लिखा हुआ है और यहाँ ऑर्डर क्या आया 5 आया, 5th आया ऑर्डर जो भी।
अब किसी भी अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है उसका ऑर्डर आ जाए 0, सुनिएगा, उसका ऑर्डर आ जाए 0 और आ जाए नेगेटिव और आ जाए फ्रैक्शन, तब कहेंगे वो जो जिस रिएक्शन के लिए वह रेट लॉ लिखा हुआ है वह रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फिर से सुनिएगा, हम बोले कोई आपको रेट एक्सप्रेशन, किसी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वो पूछ रहा है कि बताइए रिएक्शन एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है। यदि उस रिएक्शन का ऑर्डर आप फाइंड किए, उसका वैल्यू ऑर्डर का 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए और चाहे फ्रैक्शन में आए, तो वह रिएक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है, रिवर्स ट्रू नहीं है। कहने का मतलब अब कोई रिएक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, समझ रहे हैं, कोई रिएक्शन दिया हुआ है या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि उसका ऑर्डर 0 फ्रैक्शन या नेगेटिव ही आना चाहिए, उसका ऑर्डर पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकता है। तो यदि ऑर्डर आप जो फाइंड कर रहे हैं नेगेटिव आया, 0 आया, फ्रैक्शन आया, तब तो आप कहेंगे कि वह रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर में भी, तो ऑर्डर में भी हो सकता है कुछ भी, यानी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव, फ्रैक्शन या 0। तो इस पॉइंट को नोट कर देते हैं। इफ order of a reaction comes out to be 0, नेगेटिव और फ्रैक्शन, तो ये लिख दिए हैं, आपको बता भी दिया गया कि देखिए कि इफ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कम्स आउट टू बी 0, यदि किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 आए और नेगेटिव आए और फ्रैक्शन में आए, तब वह रिएक्शन नेसेसरी है, मस्ट बी कॉम्प्लेक्स, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। यानी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तब ऑर्डर निकालना है, तो वो कुछ भी आ सकता है। तो जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल है रेट लॉ लिखा हुआ है, रेट ऐसे लिखा हुआ है K इंटू A इंटू B का पावर 1/2, और पूछा जाए कि यह रिएक्शन कैसा होगा, तो देखिए ये ऑर्डर क्या आएगा, फ्रैक्शन है, तो एक के रेस्पेक्ट में फ्रैक्शन है तो पूरा फ्रैक्शन आनेगा, तो यह रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगा, यह रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होगा। कोई भी आप यहाँ अगर ऑर्डर निकालते तो यहाँ बताने वाली बात नहीं है, यहाँ पावर क्या है 1 है, वहाँ पावर क्या है हाफ है, सम करेंगे तो 3/2 है। एक कोई रिएक्शन का रेट ले लीजिए K इंटू दिस A का स्क्वायर बटा B, अगर ऐसे दिया है, पूछा जाए कि रिएक्शन एलिमेंट्री होगा कि कॉम्प्लेक्स, देखिए B ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या आएगा -1, तो किसी एक रिएक्टेंट के भी रिस्पेक्ट में अगर नेगेटिव आ रहा है चाहे फ्रैक्शन, तभी वो कॉम्प्लेक्स होगा। ओवरऑल ऑर्डर नहीं देखना है, ये भी ध्यान रखे, ओवरऑल ऑर्डर यहाँ निकालिएगा तो 1 आएगा, इसके रिस्पेक्ट में भी अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, तो यह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ या यह कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, तो उसका ऑर्डर कुछ भी आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑर्डर के बारे में आपको हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिए, जितना नहीं देना चाहिए उससे ज़्यादा ही दे दिए। ऑर्डर का डिफिनीशन बता दिए, ऑर्डर निकालना कैसे भी बता दिए, एलिमेंट्री के केस में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होगा, ये सब चीज़ बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम लोग का एक टर्म और है जिसका नाम है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए हम ऑर्डर यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी यानी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो जैसे ऑर्डर निकालना हम लोग सीख गए कि अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो उससे उसका ऑर्डर पूछा जाए तो बता सकते हैं। और ऑर्डर कैसा कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटली। उसी तरह रिएक्शन का मोलिकुलरिटी पूछा जा रहा है कि ये रिएक्शन इसका मोलिकुलरिटी क्या होगा,
कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है तो मॉलिक्यूलरिटी, तब हम लोग मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, इसके लिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई क्रॉसिंग है, जैसे मान लिया जाए ए कोई क्रॉसिंग है, जैसे यहाँ पर इधर से भी आने का रास्ता है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, मतलब जिधर से वहाँ आने का रास्ता है। यहाँ पर व्हीकल सारा आ रहा है, बहुत सारा गाड़ी आ रहा है। तो जैसे एक जगह बहुत सारा गाड़ी पहुंचा, लेकिन क्या हुआ कि पहले दो गाड़ी आया और सामने से एकदम कंप्लीटली कोलाइड हो गया। कोलाइड का मतलब टकराव होता है, आप जानते हैं। तो दो गाड़ी एकदम सामने से आया, कोलाइड हो गया। अब बाकी जो गाड़ी आया पीछे से ब्रेक मारा तो हल्का फुल्का होगा, लेकिन जो सामने से कोलाइड हुआ है बोलेंगे कि टकराव वो दोनों में हुआ है। जो भी मतलब वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा बोलेंगे कि दो गाड़ी आपस में टकरा गया। तो उसी तरह यदि किसी कंटेनर में कोई रिएक्शन करवाया जाता है तो आपस में मॉलिक्यूल या एटम का क्या होता है, कोलिजन होता है। जब आप किसी रिएक्शन, देखिए रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जब आपस में रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, कोलाइड करता है, वही कोलाइड से जो बनता है वही कहलाता है प्रोडक्ट। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मान लिया जाए एक कंटेनर में टोटल 10 मॉलिक्यूल है तो एट ए टाइम 10 कोलाइड कर जाएगा एक साथ, नहीं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। तो एट ए टाइम एक पॉइंट पर, एट ए टाइम एक पॉइंट पर जितना मॉलिक्यूल कोलाइड करता है उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने में, फॉर्मेशन के लिए चाहे प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना मॉलिक्यूल आपस में एक टाइम, एट ए टाइम टुगेदर, मतलब एक साथ कोलाइड करता है, वही कहलाता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अब देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइंड नहीं होता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद और इसमें समझते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी का दो तरह का डिफिनीशन लिख दिए हैं, जो आपको फिट लगे, दोनों सेम है, मतलब दोनों ही समझ में आना चाहिए। शुरू में तो ये बोले कि जैसे किसी एट ए टाइम, किसी एक पॉइंट पर एक ही टाइम में जितना मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहा है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। और
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। तो ये समझना जरूरी है कि जो एलिमेंट्री स्टेप में रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है उसी कोलिजन जो कोलाइड करता है, आपस में टकराव करता है, उसी से हमेशा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेगा उसी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी आप समझ गए। तो अब जैसे देखिए, आप जानते हैं शुरू से बताया जाता है 9-10 से कि एटम जो भी है एटम स्फेरिकल होता है, एटम स्फेरिकल होता है, फुटबॉल की तरह स्फेरिकल होता है। तो देखिए आपको यहाँ हम समझा रहे हैं, ए मान लिया जाए 3 एटम ले लिए, एक, ए हुआ 2, ए हुआ 3, ए हुआ 3। ए इस पॉइंट पर कोलाइड कर रहा है। कोई आप में ऐसा बताइए, क्या अब कोई ऐसा चौथा एटम आ जाए जो इस पॉइंट पर कोलाइड करे इसके साथ एट द इन द सेम प्लेन, प्लेन सेम होना चाहिए, यानी बोर्ड ही के प्लेन में, ये तीनों एटम बोर्ड के प्लेन में है, तो क्या कोई ऐसा चौथा एटम पॉसिबल है कि इस पॉइंट पर ये तीनों से टकराए इस बोर्ड के प्लेन में? इमेजिन करके देखिए, नहीं संभव है। किधर से लाइएगा? अब कोई लाइएगा कि कहेंगे कि हम ऐसे रखेंगे तो बोर्ड के प्लेन से बाहर हो गया। आप कहीं से भी अब यहाँ पर कोई एटम इससे ये तीनों को टच करते हुए नहीं रख सकते हैं, इसी प्लेन में, सेम प्लेन में। इसीलिए बोला जाता है कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, यानी मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक प्लेन में, सेम प्लेन में मैक्सिमम 3 एटम कहिए चाहे मॉलिक्यूल कहिए, आपस में कोलाइड कर सकता है एक पॉइंट पर। एक पॉइंट पर मैक्सिमम 3 एटम या कोलाइड कर सकता है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। यह क्वेश्चन मेंस में पूछा जा चुका है। तो रीजन क्या हुआ? अगर कोई पूछता है कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से मैक्सिमम अधिक नहीं होगा, इसका रीजन क्या होगा? बोलिएगा कि एक पॉइंट पर 3 से ज़्यादा एटम एक प्लेन में कोलाइड नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखना, बार बार बोलो, सेम प्लेन में, प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए। प्लेन चेंज कीजिएगा तो बहुत सारा आइटम हो जाएगा, कोई ऊपर से रख देगा, कोई बोर्ड के पीछे से रख देगा। तो सेम प्लेन में मैक्सिमम आप अपने सुविधा के लिए 3 छोटा छोटा प्लास्टिक वाला बॉल्ब ले लीजिएगा और उसको टच करके देखिएगा, 3 आपस में मैक्सिमम टच करेगा, यानी मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा? 3 होगा। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ऑर्डर कैसा कंसेप्ट था? एक्सपेरिमेंटल था, ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी तो थ्योरेटिकल होगा। क्यों? क्योंकि जितना मॉलिक्यूल आपस में टकराएगा प्रोडक्ट बनाने के लिए वही मॉलिक्यूलरिटी है, तो दिस इज ए थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब आप ये भी देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलरिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3 है, यानी 3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू हो क्या सकता है? 0 तो होगा ही नहीं। मॉलिक्यूल अगर आपस में 0 टकरा रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं। तो मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू या तो 1 होता है, चाहे 2 होता है, या 3 होता है। केवल पॉजिटिव इंटीजर, यही 3 वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन ऑर्डर में देखिए क्या बताया गया था कि ऑर्डर में कुछ भी संभव है, फ्रैक्शन में, नेगेटिव में, 0 कुछ भी आता है। तो मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर, 2 या 3, मैक्सिमम 3 रहेगा, 0 नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। मॉलिक्यूलरिटी कैसा कॉन्सेप्ट है? थ्योरेटिकल है। और ऑर्डर कैसा है? एक्सपेरिमेंटल। बोर्ड के एग्जाम में आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तब पहला डिफरेंस क्या हो गया? पहला डिफरेंस तो आप देखिए, जब भी 2 चीज़ को आपस में डिफरेंस लिखने के लिए आए, आप एक साइड और एक साइड ऐसे बीच में कर लीजिए, पहला डिफिनीशन उसका लिख दीजिए। जो पहला पॉइंट डिफरेंस होता है, डिफिनीशन लिख दीजिए। ऑर्डर का डिफिनीशन जानते हैं, मॉलिक्यूलरिटी का डिफिनीशन जानते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा कि ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंट से। मॉलिक्यूलरिटी इज एन थ्योरेटिकल कंसेप्ट, मॉलिक्यूलरिटी थ्योरी से आएगा।
द वैल्यू ऑफ ऑर्डर एनीथिंग, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, लेकिन द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, 1 2 या 3 होगा। तो ये डिफरेंस हो गया। तो ये कुछ पॉइंट है जो इसको हम लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। ये मॉलिक्यूलरिटी के बारे में लिख रहे हैं। इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट्स वैल्यू इज 1 2 और 3, इट्स वैल्यू cannot be greater than 3, its value cannot be 0 नेगेटिव और फ्रैक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, आपस में जितना मॉलिक्यूल टकराए वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक पॉइंट पर, एट ए पॉइंट, मैक्सिमम एक पॉइंट पर 3 मॉलिक्यूल या एटम आपस में कोलाइड कर सकता है, इसलिए मॉलिक्यूलरिटी का वैल्यू हमेशा 3 से ज़्यादा। देखिए एक चीज़ ये भी है, अब ऐसा नहीं कि भविष्य में 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं, रिसर्च चलते रहता है, हो सकता है उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन किया जाए और 3 से ज़्यादा हो जाए, लेकिन अभी तक, और रीजन याद रखना है, सेम प्लेन में 3 मॉलिक्यूल एटम से अधिक नहीं टकरा सकता है। ये मॉलिक्यूलरिटी हो गया हम लोग का। तो ऑर्डर भी हो गया, मॉलिक्यूलरिटी भी हो गया। अब हम लोग कुछ रेट लॉ से पर सवाल करते हैं। तो जैसे अब देखिए, आपको हम स्टेप के बेसिस पर 2 टाइप का रिएक्शन बताए हैं, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। पिछले क्लास में ऑर्डर में भी इसका हम आपको यूज दिखाए थे कि एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स का में कैसे डिफरेंस है। अब मॉलिक्यूलरिटी में भी इसका यूज होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए यदि कोई रिएक्शन दिया हुआ है, मान लिया जाए, जैसे पहले एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेते हैं, ए प्लस बी से बना प्रोडक्ट, ये बना प्रोडक्ट, और ए सवाल में कह दिया जाए कि यह एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, एलिमेंट्री है। तो एलिमेंट्री है, तो अब देखिए इसका रेट लॉ अगर लिखिएगा, रेट लॉ लिखिएगा, रेट लॉ से रेट लिखना है, बार बार बोल रहे हैं, तो के दीजिएगा इनटू ब्रैकेट में ए इनटू ब्रैकेट में बी दीजिएगा, यही ना है। रेट लॉ में क्या होता है, रेट बराबर के, रिएक्टेंट में जो भी है उस सब का कॉन्सेंट्रेशन लिया जाता है, तो ब्रैकेट में ए लिए और ब्रैकेट में बी लिए। अब यहाँ एलिमेंट्री है, तो ये जो पावर होता है स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होता है, तो यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 1, तो 1 तो यहाँ लिखेंगे नहीं, वो तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है। तो अब यहाँ ऑर्डर क्या हुआ रिएक्शन का, ऑर्डर हुआ 1 + 1 यानी 2। अब इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी यदि पूछा जाए आपसे कि मॉलिक्यूलरिटी, तो डिफिनीशन में जाएंगे। डिफिनीशन में क्या लिखा है कि एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन में जितना एटम या मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा वही क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलरिटी। तो ये दिया हुआ है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन, अब देखिए ए का कितना संख्या 1, बी का कितना संख्या 1, भाई यहाँ जो नंबर रहता है वही तो इसका संख्या बताएगा ना, नंबर कितना टाइम है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी A1, बी का भी नंबर में 1, तो यानी मॉलिक्यूलरिटी भी कितना हो गया 1 + 1 यानी 2। एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में डिफिनीशन ये भी बता दिए कि एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में भाई मॉलिक्यूलरिटी वही होगा कि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम जो भी जिस फॉर्म में रहे उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मॉलिक्यूलरिटी 2, ऑर्डर 2।
तो यहाँ से कंक्लूजन क्या लिख लेगा कि एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मोलिकुलरिटी का जो वैल्यू होगा ऑलवेज सेम होगा। फॉर एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन द वैल्यू ऑफ ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी विल बी सेम। तो ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है तो ऑर्डर और मोलिकुलरिटी हमेशा उसका जो वैल्यू होगा इक्वल आएगा। तो एलिमेंट्री स्टेप जैसे PCl5 ये बहुत फेमस रिएक्शन है, तो ये डिसोसिएट करता है तो बनता है PCl3 प्लस Cl2। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये सब एलिमेंट्री रिएक्शन है। दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका अब हम रेट लॉ नहीं लिखेंगे जी, अब ऑर्डर ऐसे ही लिखा लेते हैं। ऑर्डर देखिए रिएक्टेंट में केवल PCl5 है, रिएक्टेंट में केवल क्या है PCl5, इसका आगे कोफिशिएंट क्या है 1, तो यही इसका ऑर्डर हो जाएगा, तो ऑर्डर 1। मोलिकुलरिटी क्या होगा जी, मोलिकुलरिटी तो एक मोलिकुल PCl5 का भाग ले रहा है, इसलिए मोलिकुलरिटी क्या होगा 1, मोलिकुलरिटी क्या होगा 1। ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे यूनिमोलिकुलर, यूनि का मतलब 1 होता है, तो जिसका मोलिकुलरिटी 1 होगा उसको आप क्या बोलिएगा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो ऐसे आपसे शॉर्ट में कोई पूछ सकता है व्हाट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, तो दैट रिएक्शन हुज मोलिकुलरिटी इज 1। तो जिसका मोलिकुलरिटी 1 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिमोलिकुलरिटी। अगर मोलिकुलरिटी 2 होगा तो बोलेंगे बाई मोलिकुलर रिएक्शन, 3 होगा तो टर बोलते हैं, 4 होता है तो टेट्रा बोलते हैं। ये आपको वर्ड पता है। जैसे एक देख लेते हैं 2HI डिसोसिएट करता है तो बनता है H2 प्लस I2 और दिस इज ऑल्सो एलिमेंट्री रिएक्शन। एक दो एग्जाम्पल है, सब याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन। अब यहाँ पर एलिमेंट्री है तो अब देखिए रिएक्टेंट में केवल HI है, रिएक्टेंट में केवल क्या है HI है। अब इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो ऑर्डर यही हो जाएगा, तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रिएक्शन में HI का कितना मॉलिक्यूल भाग ले रहा है 2, जितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है कितना 2, तो इसीलिए इसका मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगा 2, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया 2। और ऐसे रिएक्शन को शॉर्ट में बोलते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन, बाई मोलिकुलर, बाई मतलब 2 होता है। तो यानी ये ध्यान रखेंगे कि जब भी एलिमेंट्री रिएक्शन होगा उस केस में ऑर्डर और मोलिकुलरिटी का वैल्यू ऑलवेज विल बी सेम आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एलिमेंट्री के लिए हो गया, इसको हम नोट्स में लिख भी देते हैं। उसके बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स पर, तो इस लाइन को हम मिटा देते हैं देखिए, और इस पॉइंट को लिख देते हैं। फॉर एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन the value of molecularity and order will be same। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ये आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर जब भी निकाले और मोलिकुलरिटी जब भी फाइंड करे तो वैल्यू सेम आना चाहिए। यदि डिफरेंट आ रहा है तो समझिए कि गलत है। हाँ, कब, जब रिएक्शन दिया हो एलिमेंट्री हो तब। आप पहले बता चुके हैं कि किसी रिएक्शन को अगर याद आपको पहले से नहीं है तो आप नहीं बता सकते हैं कि एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल थिंग है। ये जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर आएगा एक्सपेरिमेंटली आता है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ सिंपल रिएक्शन है। एक खास करे 2 रिएक्शन तो बार बार यूज होता है। आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे तभी देखे होंगे इसका कितना बार यूज हुआ होगा, आगे भी यूज होगा, इसलिए 2 रिएक्शन कम से कम याद रखेंगे। अब देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में क्या होगा। आपको शुरू में हम जब मोलिकुलरिटी बता रहे थे तो ही बताए थे
कि जनरल ऐसा कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होता है। मतलब ऐसा कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आप मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वैसे रिएक्शन होता है जो मोर देन वन स्टेप में होता है। तो मोर देन वन स्टेप में तो उसमें एक स्लो स्टेप होता है और एक फास्ट होता है। तो स्लोवेस्ट स्टेप से रेट डिटरमाइन होता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में किस स्टेप से रेट डिटरमाइन होगा? स्लोवेस्ट स्टेप। ऑर्गेनिक में भी आप पढ़ते हैं कि आरडीएस इज स्लोवेस्ट स्टेप, यानी स्लो स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखेंगे ना तो हमेशा किस स्टेप का आप उपयोग करेंगे? स्लो स्टेप का। ये ध्यान रखिएगा। जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर कोई दिया हुआ है वो दिया रहेगा एक स्टेप, दो या तीन स्टेप में, एक से तो ज़्यादा ही होगा। तो जब उसका कहेगा कि इसका रेट लॉ निकालो, चाहे इसका ऑर्डर निकालो, जो भी, तो जो रेट लॉ से जो रेट लिखेंगे उसमें सबसे पहले किस स्टेप का काम होगा? स्लोवेस्ट स्टेप का। तो ये पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्लोवेस्ट स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग यानी वही रेट, किस रेट से, किससे लिखिएगा रेट? स्लोवेस्ट स्टेप से। किससे रेट लिखिएगा? स्लो। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको हम बताए हैं, देखिए ये वाला बताए थे। ये वाला 2H2O का डिकम्पोजिशन, 2H2O टूटता है तो देता है 2H2O प्लस देता है O2। ये वाला ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये आपको पहले भी हम बताए हैं। अब देखिए थोड़ा इसका देखते हैं। अब इसका बताए थे, इसमें दो स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है H2O2 डिकम्पोज करता है तो देता है वाटर प्लस O, और ये होता है स्लो स्टेप। ये होता है स्लो स्टेप। और इसका जो होता है फास्ट स्टेप, O प्लस O बताए थे इसको कि O प्लस O कंबाइंड करेगा तो देगा O2, और ये होता है फास्ट स्टेप। अब मान लिया जाए इसका हमको रेट लॉ लिखना है, इस रिएक्शन का हमको रेट लॉ लिखना है। रेट लॉ से रिएक्शन का रेट लिखना है तो लिखिए। तो रेट डायरेक्ट रेट, देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट कौन सा स्टेप होगा? स्लोवेस्ट स्टेप। तो ये दिया है स्लो, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट में क्या है? H2O2। रिएक्टेंट में क्या है? H2O2, और एक ही रिएक्टेंट है, इसके आगे कोफिशिएंट क्या है? 1। तो यहाँ क्या होगा? 1। अब इसको हटाने के लिए रेट बराबर क्या हो गया? K इंटू H2O2। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आया? 1। यहाँ पर ऑर्डर क्या आया? 1। तो ये जो ऑर्डर आया है ना, किसके लिए आया है? इस स्टेप के लिए आया है, स्लो स्टेप के लिए। यहाँ समझने में है, यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं जी, कि ये जो ऑर्डर आया है ना 1, ये किसके रेस्पेक्ट में आया है? स्लो स्टेप के लिए। ये इस रिएक्शन का ऑर्डर नहीं है, गलत हो जाएगा। बहुत इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, लोग बोल देते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 1 नहीं। इस रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में आप कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स है और ये एक्सपेरिमेंटल थिंग से आएगा, ये एक्सपेरिमेंटली आएगा। यह ऑर्डर तो बस स्लोवेस्ट स्टेप का है। मॉलिक्यूलरिटी, इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा? मॉलिक्यूलरिटी, तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी स्लो स्टेप से आएगा। अब प्रोडक्ट बनाने में यही तो यहाँ क्या है? 1 है, तो मॉलिक्यूलरिटी भी इसका 1 होगा। तो दोनों है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप होगा, और मॉलिक्यूलरिटी भी निकालिएगा तो उसका स्लो स्टेप में जितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है वही मॉलिक्यूलरिटी होगा। इस पॉइंट को हम लिख दे रहे हैं कि फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन।
तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है और रेट लॉ लिखना है, रेट लॉ से रेट लिखना है, तो स्लो स्टेप का यूज करेंगे। अभी इस रेट तो और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मोलिकुलरिटी निकालना है, उसमें ही स्लो स्टेप को देखना है। स्लो स्टेप में जितना मोलिकुल रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करेगा वही मोलिकुलरिटी होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर और मोलिकुलरिटी 1 आ रहा है, ऐसा कन्फ्यूजन होगा अगर इस रिएक्शन के लिए। नहीं, ये ऑर्डर और जो मोलिकुलरिटी आया ये तो इसके स्लोवेस्ट स्टेप के लिए आया है। इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और इस रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं लेकिन वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो दोनों थिंग है। ये जो ऑर्डर आया है बस स्लोवेस्ट स्टेप का ऑर्डर आया है कि इस स्टेप का ऑर्डर 1 होगा और यहाँ मोलिकुलरिटी भी क्या होगा, 1 होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ओवरऑल मोलिकुलरिटी डिफाइन नहीं किया जाता है। तो इस पॉइंट को हम लिख देते हैं। तो ये नोट्स आप लोग के लिख दिए कि फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोलिकुलरिटी इज नॉट डिफाइंड बट फॉर स्लोवेस्ट स्टेप मोलिकुलरिटी इज कैलकुलेटेड। अगर उसका स्लो स्टेप का मोलिकुलरिटी पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं, और वही है वो तो लिखा है। स्लोवेस्ट का मतलब होता है एलिमेंट्री स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप मीन्स एलिमेंट्री स्टेप। क्लियर हो रहा है? अब देखिए एक रिएक्शन लिए हैं, क्वेश्चन लिए हैं रिएक्शन से रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है, देखिए 2NO गैस प्लस 2H2 आपस में रिएक्ट करता है तो N2 प्लस 2H2O बनाता है। ये दिया हुआ है रिएक्शन। एक्सपेरिमेंट से इसका रेट लिखा हुआ है, रेट लॉ से। एक्सपेरिमेंट से देखिए इसका रेट लिखा हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटल रेट लिखा हुआ है। इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ आपको दिया हुआ है। यह एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और इसका एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ दिया हुआ है, और यह रिएक्शन जो है ना मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। यह रिएक्शन 3 स्टेप में हो रहा है और 3 स्टेप का आपको मैकेनिज्म गिवन दिया हुआ है। देखिए पहला स्टेप दिया हुआ है, ये फास्ट है। दूसरा स्टेप दिया है जो स्लो है, और तीसरा स्टेप ये फास्ट है। तो स्लो वाला एक ही स्टेप होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, चाहे वो कितना भी स्टेप में होता है, एक से ज़्यादा स्टेप में हो तो कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन उसमें स्लोवेस्ट स्टेप एक ही स्टेप होगा। फास्ट स्टेप में बी मोर देन 1, लेकिन स्लोवेस्ट स्टेप इज ऑलवेज 1। स्लोवेस्ट स्टेप एक ही स्टेप होता है। ये सब ऑर्गेनिक में भी आता है। स्लोवेस्ट स्टेप को RDS बोलते हैं, शॉर्ट में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। ये क्लियर होना चाहिए आप लोग को। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि ये जो मैकेनिज्म दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म हम लोग रेट लॉ लिखने का कोशिश कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म हमको प्रोवाइड किया गया है ना, 3 स्टेप का, ये रिएक्शन का 3 स्टेप का मैकेनिज्म आपके सामने प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसके बेसिस पर हम लोग रेट लॉ लिखते हैं और तब पता करते हैं कि इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखिए अब हम बताएं रेट लॉ कहाँ से लिखिएगा, हमेशा शुरुआत कहाँ से करना है, स्लोवेस्ट स्टेप से। ये ध्यान रहना चाहिए। रेट लॉ कहाँ से स्टार्ट भाई करना है आपको, स्लोवेस्ट स्टेप से। तो लीजिए स्लोवेस्ट स्टेप कहाँ है, ये स्लोवेस्ट है। तो देखिए यहाँ पर हम रेट लिख रहे हैं स्लोवेस्ट स्टेप से। तो जो रेट लिखे वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, देखिए N2O2 into H2 इसके प्रोपोर्शनल होगा। और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट दे देते हैं। तो रेट बराबर K इंटू N2O2 इंटू H2। अरे क्लियर हो रहा है जी, समझ में आ रहा है? जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का आप रेट लॉ लिखें तो कहाँ से स्टार्ट करना है, स्लोवेस्ट स्टेप से। रेट लॉ हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्लोवेस्ट स्टेप से। मजे लेकर पढ़िए आप लोग, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है, बहुत आसान टॉपिक है। तो जब भी रेट लॉ लिखना स्टार्ट करेंगे फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो स्लोवेस्ट स्टेप से। अब एक चीज रेट लॉ में क्या बताए थे,
रेट लॉ में किसका कंसंट्रेशन आता है? रिएक्टेंट का। रेट लॉ में किसका कंसंट्रेशन आता है? रिएक्टेंट का। आपका जो रिएक्शन दिया हुआ है, देखिए ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये ना आपका रिएक्शन दिया हुआ है। इस रिएक्शन के रिएक्टेंट में क्या है? NO है प्लस क्या है? H2 है। तो जब इसका हम लोग रेट लॉ लिखेंगे तो उस रेट लॉ में हमको यही आना चाहिए, NO आना चाहिए और क्या आना चाहिए? H2। बोलिएगा ये कैसे सर? भाई रेट लॉ को डिफिनीशन में क्या लिखा गया है कि वो जो कंसंट्रेशन टर्म है वो रिएक्टेंट का लेते हैं और उस पर कुछ ना कुछ क्या देते हैं? पावर देते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म जो आएगा उसमें एक्सप्रेस होगा वो रिएक्टेंट वाला आएगा। तो हम जब आप रेट लॉ लिखिएगा तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ N2O2 और H2 है, ठीक है, लेकिन ये क्या है? N2O2। अब इस N2O2 को यहाँ से हमको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि रेट लॉ में N2O2 नहीं आएगा। N2O2 क्या है? इंटरमीडिएट है। हमको तो ये चाहिए भाई, ये NO चाहिए और H2, तो H2 है, ठीक है, लेकिन N2O2 को हटाना पड़ेगा। अब N2O2 कैसे रिमूव होगा? उसके लिए आपको दो स्टेप ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। देखिए N2O2 कहाँ दिया है? 1 में। तो देखिए 1 से क्या? यहाँ 1 से। अब देखिए जी, जो लोग पढ़े होंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में सिखाया गया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? ऊपर में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और नीचे में रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट होता है वो पावर हो जाता है। याद कीजिए जी, अगर भूल गया होगा तो इक्विलिब्रियम चैप्टर देख लीजिएगा थोड़ा सा, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं K1 है, K1। तो K1 ये क्या है? N2O2। प्रोडक्ट में क्या है? N2O2। प्रोडक्ट में है N2O2। यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा, बटा में रिएक्टेंट में क्या है? NO। रिएक्टेंट में क्या है? NO। तो ये हो गया NO। तो यहाँ से आप किसका मान निकाल सकते हैं? N2O2 का। तो N2O2 का यहाँ से मान निकालिएगा तो देखिए जी क्या हो जाएगा। N2O2 का मान निकालिएगा तो N2O2 का, तो ये इधर चला जाएगा, तो K1 into NO, ये आ गया जी। हमको यहाँ N2O2 को हटाना है। N2O2 कहाँ से आया? पहला से आया है, फर्स्ट है। अब इसका कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 लिखे हैं, बार बार बोल रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? ऊपर में प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, यहाँ जो रहेगा तो 1 है तो यहाँ 1 हो गया। अब आटा में रिएक्टेंट NO है तो NO, इसका जी स्क्वायर होगा तो NO का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ फिर स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज, ठीक है, तो N2O2 के जगह हम क्या रखेंगे? N2O2 के जगह क्या रखेंगे? ये रखेंगे। तो यहाँ एक बार रख लीजिए, देखिए जी इसको ऐसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया K इंटू, यहाँ पर क्या आ गया? NO का स्क्वायर इंटू H2। तो रेट लॉ लिखे हैं उसमें क्या आया? K तो है, NO का, अभी देखिए NO, अब देखिए तो यहाँ NO है ना, तो NO है, यहाँ NO है, NO है। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ा ये रेट लॉ जो था ये NO है, यहाँ हम NO2 लिख दिए थे तो अनबैलेंस होते, यहाँ NO है केवल, सिर्फ बस यही और कुछ नहीं, सब ठीक है, तो NO है। अब देखिए इसके रिएक्टेंट में क्या था? NO था, और क्या था? H2 था। हम लोग का जो रेट लॉ आया क्या आया? NO और H2, यानी ठीक है NO और H2 आ गया। तो देखिए तो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है और जो हम लोग मैकेनिज्म के बेसिस पर लिखे हैं, दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दोनों मैच कर रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंटली दिया हुआ था, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म 3 स्टेप का दिया हुआ है, तो मैकेनिज्म के बेसिस पर भी हम लोग लिखे तो देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटली से मैच कर गया। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 है 1 3, ऑर्डर क्या हुआ?
लेकिन अगर मान लिया जाए एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो देखिए ना एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर कितना आया 3। यदि अगर ऐसे सोचते मान ले कोई इसको हम मानते हैं कि एलिमेंट्री है तब ऑर्डर कितना आता 2 और 2 4। देख रहे हैं ना, अगर यह एलिमेंट्री होता तो ऑर्डर कितना यहाँ 2 यानी इसका भी पावर 2 होता इसका भी पावर 2 होता। लेकिन देखिए एक्सपेरिमेंटल भी दिया था जो H2 का 2 नहीं आया था, अब मैकेनिज्म के बेसिस पर भी हम लोग ये तो 2 नहीं आया। तो इसीलिए कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में आप देख कर नहीं बता सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल थिंग है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा। लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के आधार पर बता देते हैं। तो एरिया थोड़ा सा इसको एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा और लगेगा आप लोगों को, कुछ नहीं है। देखिए ए रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ए रिएक्शन सवाल में दिया हुआ है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ लिखा हुआ है रिएक्शन में, सवाल में दिया है कि एक्सपेरिमेंट से ये आया है। उसके बाद कहा गया कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया हुआ है जो कि 3 स्टेप में, पहला स्टेप जैसे ही नंबरिंग किए हैं, पहला फास्ट, दूसरा स्लो और तीसरा फास्ट। इसमें तीसरा का कोई यूज नहीं हुआ है, तीसरा का कोई यूज नहीं हुआ है। तो देखिए, तो अब इसके बेसिस पर यानी ये जो मैकेनिज्म हमको प्रोवाइड किया गया है सवाल में, उसके बेसिस पर हम लोग रेट लॉ लिख रहे हैं। रेट लॉ याद कीजिए क्या बताए थे, रेट लॉ में जो होता है रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, concentration of each reactant raised to some power which is determined by experimentally। यानी रिएक्टेंट में जो भी रिएक्टेंट में जितना भी टर्म रहेगा ना रिएक्टेंट का, सारे कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लेते हैं और उस पर कुछ पावर। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग जब भी रेट लॉ लिखेंगे, आपको इसके पीछे भी एक क्वेश्चन बताए थे कि हमेशा स्लो स्टेप से स्टार्ट कीजिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको प्रोवाइड किया हुआ है तो जब उसका रेट लॉ आप लिखें तो कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, स्लो स्टेप से, क्योंकि स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये आपको हम बता दिए। तो स्लो स्टेप कहाँ है देखिए दूसरा, तब यहाँ से हम रेट लिखिए, ध्यान से देखिए रेट डायरेक्टली रिएक्टेंट में क्या क्या है, रिएक्टेंट में N2O2 और H2, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O2 का कंसंट्रेशन। अब देखिए यहाँ आगे क्या है 1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, इनटू में होना चाहिए H2, एक रिएक्टेंट और है H2 का कंसंट्रेशन, ये हो गया। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट दे दिए K, क्या दे दिए K। तो हमारा रेट लॉ ये आया, हम रेट लॉ ये आया। लेकिन रेट लॉ का डिफिनीशन तो ये कहता है ना कि जो रेट लॉ में जो होना चाहिए वो प्रत्येक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अब रिएक्शन तो आपका मेन रिएक्शन है, तो देखिए इसके रिएक्टेंट में क्या क्या है, H2 है और NO है। अब यहाँ देखिए H2 तो आ गया, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा क्या आया N2O2। तो जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा ना 2-3 स्टेप का, तो आपको उस अगर जो रिएक्टेंट में नहीं है उसको आपको रिमूव करना होगा वहाँ से। और रिमूव करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ सिचुएशन दिया है, हमको यहाँ से N2O2 हटाना है। ये जो 3 स्टेप दिया है, दूसरा स्टेप मेरा यहाँ काम आ गया स्लो। अब बाकी 2 बचा, इसमें हम देखेंगे N2O2 कहाँ है। पहला स्टेप में N2O2 है। रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको बताया जाता है, पढ़ाया गया है कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक K1 जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको हम बोल दिए हैं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शॉर्ट में कांस्टेंट लिखे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब बड़ा ब्रैकेट देना है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो पाव आगे कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ 1 दे दिए। बाटा में रिएक्टेंट का जितना भी प्रोडक्ट होता ना सब रहता है इनटू में, लेकिन ये तो एक ही प्रोडक्ट है। उसके बाद डिवाइड में आएगा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है आपका NO है, NO का पावर क्या होगा 2। तो अब यहाँ से हमको N2O2 का मान निकालिए, मैथमेटिक्स लगाइए, ए इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो N2O2 का जो मान आया K1 इंटू NO, K1 इंटू NO का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हम क्या किए हैं कि N2O2 के क्या रखे NO। अब कोई पूछेगा कि ये K1 कहाँ गया, K1 कहाँ गया, तो अगर K1 देखिए हमें एक स्टेप में खा गए थे, अगर दिक्कत हो रहा है तो मान लीजिए यहाँ K1 आ गया, इनटू में आएगा K1 आ गया,
वो हम डायरेक्ट लिख दिए थे। तो एक K1 आ गया। अब एक क्या है जी, कांस्टेंट, जैसे 2 × 3 तो क्या होगा 6, तो 6 भी तो कांस्टेंट है, तो उसके जगह पर कोई नया कांस्टेंट, तो एक K1, एक K × K1 को हम बढ़ा के कुछ भी दूसरा K' कुछ भी लिख सकते हैं ना, वो सिंगल एक कांस्टेंट उसको दे दिया जाए, क्योंकि कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम उसको नहीं लिखे थे। जब भी कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो उसको अलग दे देते हैं। ये सब फिजिक्स में भी यूज किया जाता है। तो ए आया। अब देखिए NO आ गया, H2 आ गया, रिएक्टेंट में NO था और H2 था, यानी मेरा अब रेट लॉ सही हो गया। और यह रेट लॉ मैच कर गया किससे, एक्सपेरिमेंटल वाला डाटा से। तो यहाँ पर ए रिएक्शन का जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया रहेगा, आपको सवाल में मैकेनिज्म दिया रहेगा, तो उसमें पूछा जाएगा कि इसका रेट लॉ लिखो चाहे ऑर्डर बताओ। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर बता दीजिए, आप भी बता सकते हैं, इतना तो यहाँ पावर 2 और 1 3। इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी क्या होगा जी, कोई बताओ मोलिकुलरिटी क्या होगा, सोचिए मोलिकुलरिटी क्या होगा। मोलिकुलरिटी तो एलिमेंट्री स्लो स्टेप में कितना मोलिकुल भाग लिया है, 1 और 1 2। देखिए जी यही ना है स्लो स्टेप, तो कितना मोलिकुल, 1 और 1 2, तो मोलिकुलरिटी 2। तो देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स में ऑर्डर और मोलिकुलरिटी का वैल्यू सेम नहीं आएगा। तो हम लोग का ए ऑर्डर हुआ, मोलिकुलरिटी कैसे निकालना है, इस तरह का अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिएगा, और 1-2 क्वेश्चन इस पर और हम करवाएंगे। तो इसमें और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और तो देखिए हम लोग का ए मोलिकुलरिटी के बाद डिफिनीशन बताए, मोलिकुलरिटी में बहुत डिटेल दे दिए जी, इतना डिटेल नहीं दिया जाता है, एनसीईआरटी में तो इतना नहीं दिया हुआ है जी। ऑर्डर हो चाहे मोलिकुलरिटी हो, एनसीईआरटी में ढूंढिएगा तो इतना नहीं दिया हुआ है। बोर्ड वाले के लिए इतना डिटेल चाहे नीट वाला का भी नहीं जाएगा, मेन और एडवांस में। तो मान लीजिए अब इसको तो डिफिनीशन बताना था, तो थोड़ा सा हम उसको डिटेल कर दिए। ऐसे तो हम शुरू में ही बताए हैं कि फिजिकल का कोई भी चैप्टर हम लोग 2 राउंड में पढ़ेंगे, तो राउंड 1 में ऐसे एनसीईआरटी ही चल रहा है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए मोलिकुलरिटी बताए हैं आपको, तो अब फिर दोबारा मोलिकुलरिटी तो नहीं ना बताएंगे, इसीलिए थोड़ा डिटेल कर दिए। और ऑर्डर तो बहुत डिटेल कर दिए, बस आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि आराम से पढ़ते रहिए। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखो, हम शुरू में बोले हैं कि जो फर्स्ट बार पढ़ रहा है वो नोट्स जरूर बनाएंगे। और वीडियो हमेशा मतलब वीडियो को डाउनलोड नहीं करो, वीडियो डाउनलोड मत किया कीजिए आप लोग। देखिए डाउनलोड करने से घाटा क्या होगा, जैसे वीडियो डाउनलोड हो जाता है ना, तो मन में बैठ जाता है कि अब तो डाउनलोड कर लिए हैं, अब हम कभी पढ़ लेंगे। और वैसे क्या होता है आपका ना रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा। वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा, सोचिएगा तो डाउनलोड है, आज ना पढ़ेंगे, चाहे 2 दिन के बाद ही पढ़ेंगे। अब वैसे क्या हुआ कि आप पिछला पार्ट नहीं पढ़े, फिर अगला पार्ट आ गया, तो वैसे अनबैलेंस हो जाइएगा। तो वीडियो एक बार नेट से कंप्लीट देखो। एक मान लो 50 मिनट या 1 घंटा के वीडियो बनाते हैं, तो उतना नेट आप इधर उधर बर्बाद करते हैं। तो एक बार आप लोग नेट से कंप्लीट वीडियो बनाओ, मतलब देखो उसको लेक्चर को, और नोट्स बना लो। जिसके पास पहले से कोई नोट्स नहीं है, नोट्स बना लो और तब रिवाइज करो। नोट्स से हम शुरू में बोले थे कि नोट्स से पढ़ने में कम समय लगेगा, वीडियो को बार बार। हाँ, अगर फिर से दोबारा कहीं नोट्स में दिक्कत हो रहा है तो वीडियो में तो आपको सिस्टम है कि वहाँ पर भगा कर देख लीजिए पॉज करके कि क्या दिक्कत है। और उसके बाद फिर लास्ट में बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़ा हम लोग के प्रति ध्यान दीजिए, हम लोग को एनर्जी मिले, जोश मिले, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी दिक्कत है, क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। अभी तो मान लो हम लोग लाइव नहीं हो पा रहे हैं, अभी सब व्यवस्था हम लोग के पास नहीं है, लेकिन आपको जो मटेरियल कंटेंट दे रहे हैं बहुत सफिशिएंट दे रहे हैं, इतना आपको नहीं मिलेगा बहुत जगह। तो आप आराम से पढ़ दो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये चला हो गया, पार्ट 4। और सीरियल वाइज उसी तरह पढ़ते रहो। हम बोले हैं डाउनलोड करने का कोशिश मत करो, नहीं तो अनबैलेंस हो जाओगे। नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए और अपना ध्यान रखिए। थोड़ा सा माहौल ख़राब चल रहा है। इसके बाद अब हम क्या कर रहेंगे ना, हम लोग एक जो आएगा पार्ट 5 आएगा, उसमें क्वेश्चन बताएंगे।
क्वेश्चन ही बताएंगे। अभी तक जितना पढ़ाए हैं शुरू से लेकर उस पार्ट में हम क्वेश्चन बताएंगे, और उसके बाद हम लोग का जो आएगा तब इंटीग्रेटेड रेट लॉस शुरू होगा। तो अब अगला पार्ट आएगा, उसमें क्वेश्चन बताया जाएगा। तो अगले पूरा 1 से 4 पार्ट तक आप रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी थ्योरी बताया गया है उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में आज इतना ही। बाय बाय, टाटा।